आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गईं। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना। आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूलकाय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर थामे अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने। ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं। हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर। बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और तिहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। अब फिर तो ठीक है, तिहार से ज्यादा क्या जरूरी है। सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे। गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न हैं, उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूं जिसका कैमरा शानदार हो।
कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं। साथी ये हमारी तकदीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। इस ज़मीं से आसमां से, फूलों की इस गुलसिता से, जाना मुश्किल है यहाँ से। इस ज़मीं से आसमां से, फूलों के इस गुलसिता से, जाना मुश्किल है यहाँ से। तौबा ये हवा है या ज़ंजीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ऐसा ही देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा। कौन है वो हम हमारा? ऐसा ही देख तो नजारा, एक अकेला बेसहारा। कौन है वो हम हमारा? मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है, अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है, अप डाउन की थकान
कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम। हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम, मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं। इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं। ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे, उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आँख के पीछे मन दौड़ने लगता है। स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा।
साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है। इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं। समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी ठिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम, आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी। ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति, भाई, बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका। सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो, हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है, चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम, लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो
चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। मधुबन की सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी, रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाक्य अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कांटेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया।
अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है। वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं फूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया। साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी। एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी। ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के, राहों में हो झूमे मेरा दिल, तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, चलती रहे जिंदगी। ला 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 ला। ला ला ला। बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ-गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला? चौके में घुसो, आज जीजी की ननद नंदोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की 3 छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली 2 तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थीं कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा
ठिकाना मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहां, जाना है मुझको कहां। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया, मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा, तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकांत और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए। मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा, मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकांत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी। क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकांत नहीं मिलता। इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकांत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था, तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं। आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर। सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ।
सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का। मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही। इस मोड़ से जाते हैं। अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है इस मोड़ से जा
मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। कहां है वो इस परिवार में? नील के जीवन में उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानि पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया। कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी। और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रैवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पोंछ रही थी और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।
जीवन एक सरल रेखा। ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।